नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर। मैं इस बार जो आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, यूपी कांस्टेबल के स्तर पे राज्यपाल के टॉपिक से काफ़ी प्रश्न आते रहते हैं जीएस के स्तर पर। तो मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊं उससे पहले टॉपिक की एक समझ आप में डेवलप हो जाए, जिससे कि क्वेश्चन में अगर कोई इंटरफेयर भी होता है, चेंजेज होते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें। राज्यपाल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है, राज्यपाल को ही इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो हमारे भारत देश का संविधान बना है, वो लगभग 60 देशों के अधिक संविधानों से कुछ न कुछ उसमें चीज़ें ली गई हैं, उसको पढ़ा गया है। और हमारे देश के पर्यावरण, हमारे देश की प्रकृति, जनता की सहजता, राजनीतिक शुचिता के दृष्टिकोण से जो चीज़ें भारतीय संविधान सभा के लोगों को अच्छी लगी, उनको हमने एडॉप्ट किया है। भारतीय संविधान सभा में एक विद्वान व्यक्ति थे, बी एन राव। भारतीय संविधान सभा ने उन बी एन राव को देशों में भेजा, बाहरी देशों में भेजा, और वो लगभग 60 देशों से अधिक की यात्रा करते हुए, वहाँ के संविधानों का अध्ययन करते हुए, बहुत सारी चीज़ें जो उनको सही लगी वो आके संविधान सभा में बताए। और संविधान सभा को जो सही लगा, उस प्रकार से हमारे संविधान में उन चीज़ों को शामिल किया गया एक सहमति के आधार पर। तो केंद्र सरकार, तो केंद्र में राज्यपालों की नियुक्ति का ये जो टॉपिक है, केंद्र में राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र में राज्यपालों की नियुक्ति, इस व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्र के द्वारा राज्यों में, केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया? तो ध्यान रखना है, कनाडा के संविधान से लिया गया। जैसे हमारे संविधान में जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उद्देशिका है, ये किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से। ऐसे ही जो भी चीज़ें हमारे संविधान में हैं, वो कहीं ना कहीं से ली गई हैं। तो हमें जो ध्यान रखना है, इसमें मेन फोकस रखना है, वो ये है कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें तो केंद्र के द्वारा, केंद्र के द्वारा, क्योंकि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र के द्वारा होती है, जो राष्ट्रपति करता है, तो केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित ये जो टॉपिक है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब इसके बाद हमें देखना है, जो राज्यपाल होता है, राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत। और ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, ये संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 153 से 167, अर्थात 153 से 167, 167 तक, इसके बारे में हमें ध्यान देना होता है। किसके बारे में? राज्य कार्यपालिका के बारे में। इसी राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत एक टॉपिक है राज्यपाल, और हमें पढ़ना है मेनली राज्यपाल। तो हमने ये देखा कि राज्यपाल का ये जो टॉपिक है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से। ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये कनाडा के संविधान से। दोनों एक ही बातें हैं। राज्य का कार्यकारी प्रमुख, इसी को संवैधानिक मुखिया बोलते हैं। कि राज्य का जो कार्यकारी प्रमुख होता है, जो संवैधानिक मुखिया होता है, कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसी को राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, ये भी हम कह सकते हैं। राज्य का प्रमुख हुआ, संवैधानिक मुखिया हुआ,
राज्य का कार्यकारी प्रमुख हुआ, ये सब एक ही बातें हैं। और ये होता कौन है? ये राज्यपाल होता है। अर्थात राज्यपाल किसी भी राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है, या संवैधानिक मुखिया होता है, या राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। ये सारी एक ही बातें हैं, शब्दों में चेंज हो सकता है लेकिन संदर्भ एक ही है। अगली जो बात है जो हमें समझना है, राज्य का शासन प्रमुख, अर्थात वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है? तो वो होता है हमारा मुख्यमंत्री। ध्यान रखना है, राज्य का शासन प्रमुख, राज्य की कार्यपालिकीय सत्ता का वास्तविक जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक जो प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। आर्टिकल 53 हमें बताता है, ये आर्टिकल 53 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पहले जो है किसी भी राज्य में केवल एक राज्यपाल हो सकता था और एक राज्य को देखने के लिए एक राज्यपाल होता था। लेकिन इसके बाद एक संशोधन हुआ। इस संशोधन के द्वारा ये बताया गया कि एक राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के स्तर पर नियुक्त किया जा सकता है। इसी बात को देखिए कि आर्टिकल 53 प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संशोधन अधिनियम, ये ध्यान रखना, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। मेरी बात समझ पाए? आर्टिकल 53 ये बात बताता है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से एक ही व्यक्ति को, वन पर्सन, एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगली बात जो हमें देखना है, राज्य के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से, फॉर्मल रूप में, औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं। मतलब राज्य के जितने भी एग्जीक्यूटिव वर्क होंगे वो किसके नाम पर होंगे? राज्यपाल के नाम पर होंगे। राज्यपाल की उपलब्धियां, वेतन, भत्ते, उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्य की संचित निधि, इसे बोलते हैं। राज्य की संचित निधि का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फंड। इस पर भारित होते हैं, अर्थात इस पे भारित होने का मतलब ये होता है उसके वेतन भत्ते के स्तर पे राज्य में किसी भी प्रकार की स्थिति आ जाए कोई समस्या नहीं आएगी। उसका वेतन, उसका भत्ता, उसका अपना खर्च आराम से मिलता रहेगा, आराम से चलता रहेगा। उससे संबंधित जो खर्च है उस खर्च में कोई रुकावट नहीं आएगी। इसीलिए इसको क्या किया गया है, राज्य की संचित निधि अर्थात कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित किया गया है, अर्थात उससे दिया जाएगा। मेरी इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक चीज और जान लीजिए, ये जो राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इतना ही नहीं, यह केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है। राज्यों के स्तर पे शासन व्यवस्था में कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, तो यह केंद्र सरकार से अपनी बातें साझा करता रहता है। तो आइए अब इसके आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं राज्यपाल की अपने कुछ शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिकीय शक्तियां हैं। उन्हीं शक्तियों में हम देखते हैं जो राज्यपाल की कार्यपालिकीय शक्ति है, एग्जीक्यूटिव जो पावर है, कौन कौन सी शक्तियां हैं कार्यपालिका के स्तर पे? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। आप ये मत समझिएगा कि राज्यपाल जिसको भी चाहे वो मुख्यमंत्री बना सकता है, बस उसके पास एक विवेकाधिकार होता है। और राज्यपाल की भूमिका उस संदर्भ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिन राज्यों में गठबंधन की सरकारें होती हैं
और उसमें अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो राज्यपाल का ये विवेकाधिकार है कि वह जिसको ये समझे कि यह अस्थाई सरकार राज्य में दे सकते हैं, उनके स्तर पे उनको सबसे पहले मौका दिया जा सकता है। तो हमें इस पे ध्यान नहीं रखना है, हमें यही जो कार्यपालिकीय शक्ति है केवल एग्जाम के दृष्टिकोण से देखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। वैसे भी किसी भी राज्य में जो सरकारें सत्ता में आती हैं, कोई पार्टी पूरी बहुमत से आ रही है, वहाँ पे तो राज्यपाल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो पार्टी बहुमत में आ रही है उस पार्टी के जो विधायक होते हैं वो अपने नेता को चुनते हैं और राज्यपाल फिर उन्हीं को अपॉइंट करता है। लेकिन जहाँ पे गठबंधन की सरकारें आ रही हैं, मतलब एक ही राज्य में 10-12 पार्टियां हैं, तो वहाँ पे राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है, उसका विवेकाधिकार बढ़ जाता है। राज्यपाल का विवेकाधिकार का मतलब राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से होते हुए प्रधानमंत्री, तो वहाँ पे राजनीतिक गणित थोड़ा ज़्यादा चलता है। लेकिन सामान्यतः हमें जो ध्यान रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति ये राज्यपाल की कार्यपालिकीय शक्ति में आता है। आगे, राज्य के सभी कार्यपालिकीय जो कार्य होते हैं, एग्जीक्यूटिव वर्क होते हैं, किसके नाम से किए जाएंगे? तो वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव वर्क डन बाय द नेम ऑफ गवर्नर, सारे एग्जीक्यूटिव कार्य गवर्नर के नाम से किए जाते हैं, राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, जितने भी कार्यपालिकीय कार्य हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अपॉइंट भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन हटाने के स्तर पे राज्यपाल के पास ये ताकत नहीं होती, हटाने की शक्ति राष्ट्रपति को है। ये ध्यान रखना है यहाँ पे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलपति का अपॉइंटमेंट ये भी कौन करता है? राज्यपाल। और ये भी क्या है? उसकी अपनी कार्यपालिकीय शक्ति है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये उसकी कार्यपालिकीय शक्ति है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। उसे हटाने की जो प्रक्रिया है टफ होती है, बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। वह वैसे ही है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति उसे पद से हटाया जाता है। किसको हटाया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति। तो राज्य निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसी को बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। अर्थात इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन इसको हटाने की जो शक्ति है किस प्रकार से है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति। अर्थात किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिस प्रक्रिया से, जिस प्रोसेस से हटाया जाता है, उसी प्रोसेस से राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को भी हटाया जाता है। लेकिन इसके नियुक्ति की जो शक्ति है वो किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अगली बात है, वह राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश कर सकता है। अगर कहीं पे किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है तो राज्यपाल राष्ट्रपति से ये सिफारिश कर सकता है कि यहाँ पे संवैधानिक व्यवस्थाएं सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं, अतः राष्ट्रपति शासन की जरूरत है। तो राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल बहुत ताकतवर हो जाता है। तो राज्यपाल के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होती है अगर वहाँ राष्ट्रपति शासन लग रहा है, क्योंकि राज्यपाल अब क्या हो गया? सर्वे सर्वा हो गया उस राज्य का। ये 1990 से पहले की सरकारों में बहुत ज़्यादा होता था। किसी पार्टी की सरकार बनी, बाकी दूसरी पार्टी की सरकार राज्यों में है तो उसको तुरंत गिरा देना। तो यहाँ पे राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का उपयोग सही तरीके से 1990 के पहले राज्यपाल नहीं करते थे। वह केंद्र सरकार के एजेंट होते थे, लेकिन केंद्र सरकार के एजेंट होने का ये मतलब नहीं होता कि
कि गलत तरीके से आप राष्ट्रपति शासन लगवा दें। लेकिन पहले होता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल काल के लिए सिफारिश करने की जो राज्यपाल की शक्ति है, अर्थात राज्यपाल संवैधानिक तरीके से संवैधानिक आपातकाल के लिए जो सिफारिश करता है, ये भी राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? कार्यपालकीय शक्ति है। तो ये हमें इतना ध्यान रखना है, राज्यपाल की कार्यपालकीय शक्ति में ये सारी चीजें आती हैं। अब आइए हम इसकी विधायी शक्ति देखते हैं, इसके पास कौन कौन सी विधायी शक्ति होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो पहली शक्ति है उसकी, वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करता है। राज्य विधानसभा का सत्र जब भी शुरू होता है तो उस सत्र को आहूत करने का काम, उस सत्र को बुलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत सत्रावसान, जब वो सत्र खत्म हो रहा है तो उस सत्र के समाप्त होते समय भी उसकी भूमिका होती है सत्रावसान में, ये भी विधायी शक्ति। और विघटित, जब भी राज्य के स्तर पे जो राज्य की विधानसभा है, राज्य विधानसभा को अगर विघटित करना होता है, डिजॉल्व करना होता है, तो वहां भी वो राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। अर्थात राज्यपाल की विधायी शक्तियों में राज्य विधानसभा, राज्यपाल की विधायी शक्तियों में राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और विघटित करना, ये तीनों बातें आती हैं। विघटित करने का मतलब, इसका इंग्लिश का मतलब होता है डिजॉल्व करना। जब विधानसभा डिजॉल्व हो जाती है, विघटित हो जाती है, इसका मतलब अब नया चुनाव होगा राज्यों में और नए मुख्यमंत्री के रूप में कोई ना कोई आएगा, यही बातें होती हैं। इसके बाद है, वह विधानमंडल के प्रत्येक चुनाव के पश्चात पहले और प्रतिवर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है। अब मान लीजिए नया चुनाव हुआ, तो चुनाव के पश्चात पहला जो सत्र होगा उस पहले सत्र को, और प्रतिवर्ष के और प्रत्येक वर्ष जो सत्र शुरू होगा, प्रत्येक वर्ष के सत्र को जब वो शुरू होगा उस समय उसके पहले सत्र को संबोधित करने का काम भी ये भी राज्यपाल करता है, और ये काम उसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बाद वह किसी सदन या विधानमंडल के सदनों को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। वह किसी सदन का मतलब विधानमंडल के अंतर्गत दो सदन आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। कई राज्यों में विधान परिषद नहीं होती हैं और कई राज्यों में विधान परिषद होती है। तो जहाँ पे अगर कोई एक ही सदन है, इसका मतलब विधानसभा, अगर दोनों सदन हैं तो विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद दोनों शामिल हैं। अगर केवल एक ही सदन है तो विधानमंडल के अंतर्गत केवल विधानसभा है। मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो विधानसभा, अब ध्यान से देखिए, यदि किसी सदन या विधानमंडल के सदनों, अब विधानमंडल में दोनों सदन आ जाते हैं, विधानसभा का मतलब राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, लेकिन यूपी के स्तर पे ये दोनों सदन हैं। एक चीज और जानना है, ये जो विधान परिषद होती है, विधान परिषद स्थायी सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है, इसको कभी डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। जो भी सदन डिजॉल्व होता है, विघटित होता है, वह विधानसभा होता है, ना कि विधान परिषद। विधान परिषद स्थायी अर्थात परमानेंट सदन होता है, और इसमें से 1/6 को नॉमिनेट भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये चीजें ध्यान में रखना है।
तो वह किसी सदन, विधानमंडल के सदनों जिसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों आते हैं, को विचाराधीन विधेयकों या अन्य किसी मसले पर संदेश भेज सकता है। विधान परिषद या विधानसभा के अंतर्गत अगर कोई विधेयक विचाराधीन है, उस पर विचार चल रहा है, उस पर डिस्कशन चल रहा है, तो उसकी अगर कोई भी सूचना राज्यपाल को चाहिए तो उस सूचना के लिए, उस विधेयक के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए वह क्या कर सकता है, अपना संदेश विधानमंडल में भेज सकता है कि हमें बताइए इस विधेयक के बारे में, इस विधेयक के संदर्भ के बारे में। तो ये भी उसकी विधायी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अगली बात हम देखें, राज्यपाल की राय में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का एक प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्यपाल की राय में उसे यदि लगता है कि एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व राज्य विधानसभा में अगर पर्याप्त तो नहीं है, यहाँ पे राज्य विधानसभा है, आप ये मत समझिएगा कि विधान परिषद, नो, राज्य विधानसभा में अगर पर्याप्त नहीं है तो वह किसी एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है उस समुदाय से। लेकिन इस बात को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 334 अनुच्छेद 334 में संशोधन कर इसे निष्प्रभावी कर दिया गया। इस बात को आगे नहीं बढ़ाया गया। इस चीज को सामान्यतः आगे बढ़ाया जाता था कि ये प्रोविजन अभी लागू रहेगा, लेकिन भारत सरकार ने इस प्रोविजन को क्या कर दिया, भारत की संसद ने इसे समाप्त कर दिया। अब ये बातें नहीं हैं, तो आप ये मान लीजिए ये चीज अब आपको ध्यान में नहीं रखना है, इसे समाप्त कर दिया गया। कभी क्वेश्चन आए भी तो ये पूछ सकते हैं कि किस संशोधन से समाप्त किया गया, 144 अमेंडमेंट के थ्रू इसको समाप्त कर दिया गया। अगली बात जो आपको ध्यान से देखना है, राज्यपाल राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों को 1/, इसके बारे में मैंने चर्चा भी किया कि जो राज्यपाल है वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के 1/6 भाग के बराबर, अर्थात विधान परिषद में जितने लोग हैं उनका 1/6 क्या होंगे, वे लोग नॉमिनेट होंगे। और किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। और ये राज्यपाल की कौन सी शक्ति है, विधायी शक्तियां। सारी शक्तियां जो लिखी हैं वो राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं, अर्थात लेजिस्लेटिव पावर है। अब इसके बाद राज्यपाल जो है, राज्यपाल राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य वित्त आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ध्यान रखना है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन तीनों के प्रतिवेदन को, प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट होता है, इन तीनों के रिपोर्ट को, इन तीनों के प्रतिवेदन को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। यहाँ विधान परिषद नहीं है, ध्यान रखना है, विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। विधानमंडल में दोनों आ जाते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अगली बात है, कोई विधेयक कानून तभी बनेगा जब राज्यपाल उस पर क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा, राज्यपाल उस पर साइन करेगा। जब तक राज्यपाल उस पर साइन नहीं करता, उस पर हस्ताक्षर नहीं करता, तब तक वह कानून, वह विधेयक कानून के रूप में नहीं आ पाता है। अगली बात जो हमें ध्यान से देखना है, राज्य विधानमंडल से पारित अगर कोई विधेयक है तो उसके अंतर्गत राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं। तो राज्यपाल के पास जो शक्तियां हैं अगर आप ध्यान से देखें, पहला है कि उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है, स्वीकार करेगा तो ये साइन कर देंगे, स्वीकार करेगा तो क्या करेंगे, साइन कर देंगे। रोक सकता है, अर्थात उसको क्या कर ले, स्वीकार ना करे, एक तो ये है। दूसरा है पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में भेज सकता है, अर्थात उसको दोबारा विधानमंडल में भेज दिया कि इस पे पुनर्विचार कीजिए, मेरी राय है। राज्यपाल अगर कहे कि मेरी राय है इस विधेयक पर आप एक बार पुनः विचार विमर्श कीजिए विधानमंडल में, तो विधानमंडल में अगर पुनर्विचार के लिए भेजा गया है तो विधानमंडल
जिसमें दोनों आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, अगर वो विचार विमर्श करने के बाद उसमें कोई संशोधन करें या कोई संशोधन ना करें, पुनः अगर राज्यपाल के पास भेजते हैं तो राज्यपाल को यह कंपल्सन है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है कि उसे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। मेरी ये बात समझ में आई होगी आपको। अगली बात जो ध्यान देना है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है अगर वो देखता है कि इस विधेयक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो देश की एकता अखंडता के संदर्भ में, या इस विधेयक को सुरक्षित रखना है राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि मैं केंद्र सरकार का एक एजेंट हूं और ये चीजें कहीं ना कहीं स्टेट को नेगेटिव रूप में इफेक्ट कर सकती हैं, तो वह उसको अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए क्या करता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेता है। 3 चीजें हैं, अगर स्वीकार कर लेता है तो कानून बन गया, रोक लेता है तो कानून नहीं बना, पुनर्विचार के लिए अगर भेजता है और पुनः बिल आ जाता है फिर भी कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित अगर ये रखता है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर राष्ट्रपति जो चीजें बोलता है, इसको क्या करना है, स्वीकार करना है नहीं करना है, तो उसके आदेश पे ये काम करता है। अगली बात है, विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। मैं बार बार बता रहा हूं, विधानमंडल में दोनों चीजें आती हैं, विधान परिषद और विधानसभा। जहां विधान परिषद नहीं है वहां विधानमंडल का मतलब केवल विधानसभा है, और जहां विधान परिषद है वहां विधानमंडल का मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी कर सकता है, और इस अध्यादेश को समाप्त करने की ताकत भी इसके पास है। लेकिन यदि अध्यादेश जारी होता है, स्टेट में यदि अध्यादेश निकाला जाता है, तो फिर क्या होगा, 6 हफ्तों के भीतर, विद इन 6 वीक, 6 हफ्तों के भीतर विधानमंडल की स्वीकृति जरूरी होती है। अगर स्वीकृति नहीं हुई तो यह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। क्या मेरी बात आप इतना समझ पाए? तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं और आपने इसको समझ भी लिया होगा। इसको ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत कभी कभी इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न जो इसमें से यूपी कांस्टेबल में आया है वो ये पूछा गया है कि राज्यपाल विधान परिषद को विघटित कर देता है, डिजॉल्व कर देता है। डेट इज रॉन्ग, गलत है, क्योंकि विधान परिषद स्थायी सदन होता है और स्थायी सदन का कभी विघटन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर स्थायी सदन का विघटन हो गया तो अस्थायित्व तो कैसे, है ना। तो वैसे ही है, जैसे ईश्वर की मृत्यु हो जाए तो फिर ईश्वर कैसे, ईश्वर तो वही है ना, आदि अनंत अगाध जो चीजें हैं, कोई भी हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, जीसस हो, कोई भी किसी भी धर्म के अगर जो भी आस्था रखने वाले लोग हैं, अगर उनका परमपिता परमेश्वर ही अगर नाश्वर हो, नाशवान हो, तो फिर आस्था की बात कैसी। तो आइए, तो ये हमने इतना समझ लिया है, अब हम आगे देखते हैं। आइए देखते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल के जो पावर्स हैं उसमें उसकी फाइनेंशियल जो पावर है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो राज्यपाल की यह वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत पहला है कि कोई भी धन विधेयक तथा वित्त विधेयक, इन दोनों में डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस मैं आपको आगे चल के क्लियर करूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी समझना है, कोई भी धन विधेयक और वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बगैर विधानमंडल में नहीं रखा जा सकता। अर्थात धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, अगर उस पर राज्यपाल की अनुमति नहीं है, अनुमति का मतलब साइन, तो जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं होती है
धन विधेयक हो या वित्त विधेयक हो, विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता, विधानमंडल में नहीं रखा जा सकता, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। अगली बात है कि राज्यपाल ही सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण को एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, यू कैन से दिस इज अ लाइक एज अ बजट, मतलब ये राज्यों का बजट, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये राज्यों का अपना एक बजट होता है। तो इस जो राज्यों का बजट होता है, अर्थात जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, को राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। ये सुनिश्चित कौन करता है? ये सुनिश्चित करने का काम राज्यपाल करता है, अर्थात राज्यपाल ही सुनिश्चित करता है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, जो बजट है, उसे क्या किया जाए? राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। ये उसकी कौन सी शक्ति के अंतर्गत आता है? ये उसकी वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। ये यूपी कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं और ये राज्यपाल नामक टॉपिक से पूरी तरीके से संबंधित हैं। आप देख ही रहे हैं इन क्वेश्चनों को, इस पर डिस्कशन करते हैं। पढ़े हुए टॉपिक की समझ कैसे आप अपने क्वेश्चन को हैंडल करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, क्वेश्चन को हैंडल करना भी एक प्रकार की कला है। पता सारा है लेकिन क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पा रहे। ये ठीक वैसे ही है जैसे संसाधन आपके पास पर्याप्त हैं, लेकिन समस्या आने पर उन संसाधनों से अपनी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। और किसी के पास संसाधन बहुत कम है, लेकिन आने वाली बड़ी सी बड़ी समस्याओं के सामने वह लड़ने के लिए उन्हीं अपने न्यूनतम संसाधनों के द्वारा तैयार सफल भी होता है। यही चीज़ें हैं। तो जो पढ़े हुए टॉपिक हैं, हमने जो राज्यपाल का टॉपिक पढ़ा है, उसी को ध्यान में रखते हुए इसे सॉल्व करने का प्रयास करना है। आप अगर ध्यान से देखें तो किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये ढूंढना है। तो आप देखिए, वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त हो सकता है, तो राज्यपाल को नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति करता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो मैंने आपको बताया है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ और उसके थ्रू यह 1956 में हुआ, तो वहाँ पे इसको ये अधिकार दे दिया गया कि एक से अधिक राज्य, अर्थात कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो इसका मतलब यह एक से अधिक राज्य अपने आप में हो गया, तो ये ध्यान रखना है। तो ये भी है, आपने पढ़ा भी। वह सामान्यतः 5 वर्षों तक पद पर रहता है, तो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है। विषम परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति चाहता है उससे त्यागपत्र लेना, तो वो त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः कार्यकाल के बारे में 5 वर्ष की बात की गई, ये भी सही है। अगली बात देखिए, यदि संबंधित राज्य की विधायिका स्टेट लेजिस्लेचर राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है, तो वह पदावधि के पूर्व भी, मतलब अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले भी पदच्युत अर्थात पद से हट सकता है, पद से हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, जब तक राष्ट्रपति खुश है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इससे ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है, वह राज्य की मंत्रिपरिषद की बात को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है, वह अपने विवेक से निर्णय करता है। तो ये पूरी तरीके से गलत है। ये तीनों बातें सही हैं। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं का मतलब कौन सा गलत है, ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन होगा ये, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत से लोग सारी चीजें आते हुए भी क्वेश्चन को हैंडल करने में मिस्टेक कर देते हैं, तो ये बातें भी आपको ध्यान से समझनी है। अगला ध्यान से देखिए, अगला है आपका राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, तो नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, और वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न भी होता है।
तो ये दो क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अब आइए हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दो क्वेश्चन जो कि यूपी कांस्टेबल में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान रखिएगा, कौन सा कथन गलत है। तो अगर आप ध्यान से देखें, पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। दो तीन चीजें हैं, स्थगन, स्थगित कर देना, रोक देना। तो स्थगन कर सकता है, ये सही है, स्थगन तो कर ही सकता है। विधान सभा का स्थगन कर सकता है, तो स्थगन विधान परिषद हो या विधान सभा हो, दोनों का कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधान सभा का भी स्थगन कर सकता है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ये भंग नहीं कर सकता। परिषद, विधान परिषद अस्थाई सदन होता है, परमानेंट हाउस होता है राज्यों के स्तर पे, और जो परमानेंट है उसको भंग कैसे? अगर भंग किया तो परमानेंट कैसे? अर्थात विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। ये राज्यसभा की तरह परमानेंट हाउस राज्यों में होता है। जैसे केंद्र के स्तर पे राज्यसभा स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, उसी तरीके से राज्यों के स्तर पे विधान परिषद परमानेंट हाउस है, अर्थात स्थायी सदन है, जिसको भंग नहीं किया जा सकता। यही कथन गलत है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, ये सही है, वो राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, मुख्यमंत्री के कहने पर भी भंग कर सकता है। और जब भंग होता है तो नया चुनाव होता है। नया चुनाव तभी होगा जब क्या होगा? विधानसभा भंग होगी। बिना भंग हुए नया चुनाव नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, कौन सा गलत है? ये पूछा क्या गया है, कौन सा कथन गलत है, अर्थात यही सी आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हैंडलिंग इज अ मोर इंपॉर्टेंट टू द स्टूडेंट, हाउ यू विल हैंडल द क्वेश्चन, है ना। एंड द कॉमन सेंस इज द मेन। यू हैव द मोर नॉलेज बट यू डोंट हैव द कॉमन सेंस टू हैंडल योर क्वेश्चन, देन इन एग्जामिनेशन यू मे बी फेल। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, क्वेश्चन हैंडलिंग कैसे करना है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? देखिए, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त हो जाता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न भी होता है। तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, सही है। जब तक साहब खुश तब तक खुश। अगर चाह लिए भाई साहब आपको जाना है या आपको त्यागपत्र देना है तो देना पड़ेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न होता है। इसलिए कार्यकाल इसका स्थायी नहीं होता, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाह ले तो उससे पहले भी रिजाइन ले सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, तो राज्यपाल जब भी त्यागपत्र देता है, रिजाइन देता है, किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। यह भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ओ माय गॉड, यही चीजें। कितने वर्ष होना चाहिए? 35 वर्ष है। 35 वर्ष जो व्यक्ति पूर्ण कर चुका होगा वही राज्यपाल बनेगा। 30 वर्ष का व्यक्ति राज्यपाल नहीं बन सकता है। ये गलत हो गया। आंसर क्या होगा? यही डी आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको जो मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। आप इसका रिवाइज करिएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है समझने में, हमारे पढ़ाने के स्तर पे कोई कमी रहती है तो आप उसको बता सकते हैं, मैं सुधार करूँगा। तो मैं सत्येंद्र सिंह आज यहीं तक। धन्यवाद। अगली बार हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।